नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। महाराष्ट्र के नागपुर में कथले कुल की बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने घटती जनसंख्या पर चिंता जताई और कहा कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि फर्टिलिटी रेट में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए बड़ा खतरा है। मोहन भागवत के इस बयान के पीछे क्या है तर्क, इस रिपोर्ट में देखिए। हमें 2 या 3 से अधिक बच्चों की आवश्यकता है। फर्टिलिटी रेट में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए बड़ा खतरा है। अगर जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे हुई तो यह समाज के लिए संकट का संदेश है। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट पर चिंता जताते हुए कही है। 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। महाराष्ट्र के नागपुर में कतले कुल की बैठक में आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो ऐसे में कोई परेशानी न होने पर भी वह समाज धरती से लुप्त हो जाता है। इस तरह से कई भाषाएं और समाज नष्ट हो गए। जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है। 2.1 में 0.1 तो माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची है। मोहन भागवत के इस बयान पर देश भर में बहस तेज हो गई है। बिहार में भी राजनीति गर्मा गई है। एक पक्ष सरसंघ चालक के बयान का समर्थन कर रहा है तो दूसरा धड़ा जनसंख्या बढ़ोतरी को खतरा बता रहा है। 1998 में जो मानक था जनसंख्या का 2.1, तो उसमें कहीं न कहीं ह्रास हुआ है। समाज का संतुलन बना रहना चाहिए, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। ये सभी लोग चाहते हैं इस देश में कि तुष्टीकरण का काम नहीं हो। विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराने वाले लोग आज ध्रुवीकरण की राजनीति और एजेंडे की राजनीति के तहत ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। संघ प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में जनसंख्या कानून लाने की मांग उठ रही है। हालांकि देश के कई हिस्सों में बदलती डेमोग्राफी को लेकर एक धड़ा चिंता जाहिर कर रहा है। लिहाजा मोहन भागवत के इस बयान पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो आरएसएस प्रमुख ने घटती हुई जनसंख्या को लेकर के उन्होंने चिंता जताई है और अब ऐसे में इस पर सियासत तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं और 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा करेंगे। उनका उद्देश्य महिलाओं को अपने पक्ष में लाना है। वहीं नीतीश की नई यात्रा से पहले विपक्ष के नेता तंज कसना शुरू कर चुके हैं। तो क्या कहना है राजनेताओं का और क्यों हो रही है सियासत, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में 2025 का एजेंडा सेट करने और सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। माना जा रहा है कि यात्रा के बाद चुनावी साल में नीतीश महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। नीतीश की इस यात्रा पर सियासत तेज है। आरजेडी इस यात्रा को फिजूल खर्ची बता रही है तो एनडीए ने यात्रा का स्वागत किया है। विपक्ष को मुख्यमंत्री के जनता के पास जाना फिजूल खर्ची है तो हेलीकॉप्टर पर बर्थडे मनाना ये क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा करके अपनी योजनाओं की सफलता के बारे में, क्योंकि आरजेडी वाले अपनी जंगल राज की विफलता को तो बता नहीं सकते हैं, तो सरकार अपनी सफल योजनाओं के बारे में जनता के लिए किए गए कार्यों को अगर जनता को बता रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब जब यात्रा पर जाते हैं उसके अच्छे और सुखद परिणाम सामने आए हैं। सीएम नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर सियासत तेज है। एनडीए नेताओं का दावा है कि महिलाएं सशक्त हुई हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस सीएम की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई लुटाई जा रही है।
इस सरकार की ये अंतिम यात्रा ही साबित होगी। महिला संवाद के नाम पे कैबिनेट द्वारा 225 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, यानी कि हर जिले में 6 से 7 करोड़ रुपया महिला संवाद पे खर्चा होगा। नीतीश कुमार ने आधी आबादी के लिए बहुत कुछ किया है। पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण है। महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका दीदी और स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं की अपील पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। महिलाओं में नीतीश कुमार बेहद लोकप्रिय है। यही वजह है कि नीतीश की इस यात्रा से विपक्ष में बौखलाहट दिख रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, लखीसराय से राकेश कुमार और भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराब माफिया की शामत आने वाली है। नए साल के जश्न में शराब पार्टी पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है। दूसरे राज्यों से बिहार में हो रही शराब की तस्करी को रोकने के लिए नीतीश सरकार बॉर्डर को सील करने की प्लानिंग कर रही है। तो क्या है सरकार का मास्टर प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। गाड़ी में शराब, जमीन में शराब, घर में शराब, शराबबंदी वाले बिहार में शराब ही शराब। शराबबंदी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीरें पटना, सीवान, मोतिहारी, गोपालगंज और नवादा से सामने आई हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं। सीवान में ट्रक के तहखाने में भरकर शराब लाई जा रही थी, तो नवादा में कमरे में छिपाकर बेची जा रही थी। जहां बाहर से शराब नहीं पहुंच रही है, वहां घर में बनाकर बेची जा रही है। मोतिहारी में जमीन के अंदर से निकल रही शराब की ये तस्वीरें इस बात का जीता जागता सबूत है। बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द बन बैठे शराब माफिया और तस्करों के लिए सरकार कमर कस चुकी है। शराबबंदी को सफल बनाने और तस्करी पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। नेपाल से सटे जिलों और पड़ोसी राज्य की सीमाओं को सील कर शराब तस्करी रोकने का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बिहार के मद्य निषेध मंत्री ने इसका खुलासा किया। जो प्रतिबंध है शराब लाने का, जो उधर से रास्ता मिल जाता है उस रास्ता को बंद किया जाए, और खास करके जो भी तस्कर है उस पर मेरा कड़ी निगरानी है। जो भी पकड़े जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार सरकार की प्लानिंग है कि नए साल का जश्न शराब पार्टी के बिना होगा। चूंकि न्यू ईयर पार्टी को लेकर शराब तस्कर ज्यादा सक्रिय रहते हैं, लिहाजा पुलिस भी पहले से अलर्ट रहेगी। अब ना तो बिहार में शराब तस्कर बचेंगे और ना ही बाहर से बिहार में शराब की तस्करी होगी। सरकार का दावा है कि शराब की तस्करी में पहले से कमी आई है। अब और भी ज्यादा सख्ती के साथ सरकार पेश आएगी। इससे पहले हम सावधान हो जाएंगे। नया साल आने सभी दिसंबर बाकी है ना, उससे पहले हम अपने सभी चेक पोस्ट को जो भी तस्कर होंगे या तो उधरे लौटेंगे और जो आएंगे वो पकड़े जाएंगे। शराब माफिया के साथ साठगांठ रखने और तस्करों की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। विभाग पुलिस वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के मूड में है। हालांकि ये तो भविष्य ही तय कर पाएगा कि नीतीश सरकार का ये मास्टर प्लान जमीन पर कितना सफल होता है या फिर विफल। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार में इन दिनों धर्मांतरण का मामला काफी ज्यादा गहराता चला जा रहा है। बक्सर में ईसाई पादरियों के हिंदू महिलाओं और पुरुषों को गंगा में डुबकी लगवाकर बपतिस्मा करने का मामला सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। खबर ये मिली कि एजेंट्स के माध्यम से हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब तो बात धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की मांग तक पहुंच चुकी है। बिहार में धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है। बक्सर में पिछले दिनों हुए ईसाई मिशनरीज की ओर से धर्मांतरण के खेल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बक्सर में हुए धर्मांतरण के खेल में तमिलनाडु के होप इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट का नाम भी सामने आया।
एक आरोपी राज मसीह के नाम का भी खुलासा हुआ। इसके बाद धर्मांतरण पर बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की मांग की है। निश्चित रूप से इस पे कानून आना चाहिए ताकि इस चीज से रोक लग सके। तो ये रुकना चाहिए। देश में इस तरह की जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस पर कड़ा विरोध हम करते हैं और पूरे भारत में इस पर एक निर्णय लेकर सख्ती दिखानी होगी। बिहार में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून की मांग पर सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून को सही ठहरा रहा है, तो विपक्ष का कहना है कि नया कानून लाकर क्या होगा। कानून बना हुआ है, कानून का पालन कराना सरकार का काम है। ये सरकार जितने कानून बने हुए हैं किसका पालन करा पा रही है? सरकार ने तो शराबबंदी कानून भी बनाया, क्या हाल कर दिया। देश जो चलता है ना, वो देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है। तो हमारे उसी भारत के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को यह उसका मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता और वैचारिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भाजपा के लोग गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ले का परहेज करते हैं। दरअसल 2022 में ही नीतीश कुमार के सामने ये मुद्दा उछला था। नीतीश कुमार जी से ये डिमांड किया गया कि बिहार में धर्मांतरण कानून आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? नीतीश कुमार जी ने तब कहा कि बिहार में धर्मांतरण कानून की जरूरत नहीं है। बिहार में धर्मांतरण का खेल कई जिलों में जारी है। धर्मांतरण का खेल दरअसल दूर दराज के इलाकों में हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की मांग पर सियासत गरमा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और सहरसा से कुमार अभिनव सिंह की रिपोर्ट। गोपालगंज में जेडीयू ने कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। अंबेडकर भवन में आयोजित इस सम्मेलन में मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री सहित कई तमाम नेता शामिल हुए। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मजबूती से हर व्यक्ति को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाने की बात कही और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर लोगों को विकास योजनाओं की चर्चा करने का निर्देश दिया। और उनकी भूमिका यही रही कि जो ये 2000 लखीसराय में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री शीला मंडल सहित कई विधायक और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए लालू राबड़ी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, आतंकियों का राज था। नीतीश कुमार ने बिहार को भयमुक्त बिहार बनाया और बिहार में कानून राज स्थापित किया। आज बिहार का बजट 2,72,000 करोड़, 2,72,000 करोड़ रुपया बिहार का बजट है सालाना। और जब लालू जी का और राबड़ी जी का राज था तो बिहार का बजट 25,000, 27,000, 28,000 करोड़ था। अब मार्च आते आते 18,000, 17,000 करोड़ पर टाइम ठीक हो जाता था। कहां से आ गया पैसा 2,70,000 रुपया? कहां 27,000 और कहां 2,72,000 करोड़? भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को सीएम नीतीश कुमार ने बापू टावर सभागार में सम्मानित किया और विमेंस एशियन चैंपियनशिप की विजेता भारतीय टीम बनी थी, जिसके बाद सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। वहीं टीम के सपोर्टिंग स्टाफ को 5 लाख की राशि देकर सम्मानित किया गया। एक बड़ी खबर पटना से, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। तेलंगाना के 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 32 मोबाइल, 3 इंटरनेट के राउटर समेत कई चीजें और भी बरामद हुई हैं। फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी का आरोप लगा है। ठगी गैंग का सरगना हालांकि देखिए फरार बताया जा रहा है। रामकृष्ण नगर इलाके में कार्रवाई हुई है। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तेलंगाना के 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि देखिए साइबर अपराध के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस केस में 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इनके जो हैंडलर हैं वो अभी तक मिसिंग है। उनके बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है। कितना सर इन लोगों को पैसा मिलता था? इन लोगों के द्वारा जैसा सूचित किया गया है कि 15 से 20 हज़ार सैलरी इन लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया गया था कि मिलेगा, लेकिन बाद में ये कमीशन बेस्ड था कि जितना भी फ्रॉड करेंगे उसके परसेंटेज के हिसाब से आप लोग को मिलेगा।
बिहार पुलिस के हजारों अभ्यर्थी रिटन टेस्ट पास करने के बाद फिजिकल टेस्ट की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन मानसिक रूप से सभी परेशान हैं। अभ्यर्थियों के रिटन पास करने के बाद 2022-23 के एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की मांग की गई, जिसका सभी विरोध कर रहे हैं। गांधी मैदान में फिजिकल की तैयारी कर रहे पुलिस अभ्यर्थियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पास करने के बाद बिहार पुलिस के हजारों अभ्यर्थी अब एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के टेंशन में परेशान हैं। गांधी मैदान में रोज तैयारी करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन नजर वहीं रहती है आयोग पर कि आखिर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का क्या हुआ, क्योंकि अचानक नोटिफिकेशन के बाद रिटन पास करने के बाद 2022 और 2023 का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की मांग कर दी गई है, जिसको लेकर सभी अभ्यर्थियों ने गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट भी किया था। यानी छात्र हो या फिर शिक्षक हो, सभी सड़क पर उतरे थे। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है और ये गांधी मैदान में तमाम जो चेहरे आप देख पा रहे हैं, चाहे बेटे हो या फिर बेटियां हो, सभी ने एक तरह से रिटन में सफलता हासिल की है और 9 दिसंबर से फिजिकल टेस्ट होना है। उसके बाद इन्हें फाइनल रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन इस बीच एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो बखेड़ा है, जो झमेला है, वो खड़ा हो गया। जरा बातचीत करेंगे। अभी जो यही परेशानी हो रहा है कि 22-23 का मांगा जा रहा है, लेकिन हम बहुत ऐसा विद्यार्थी है जिसके पास 22-23 का नहीं है, और इसमें करीब तो 50% से ज्यादा विद्यार्थी जो जिसके पास नहीं है वो छटने के कगार पर है। चर्चा तो नहीं थी विज्ञापन में, अगर चर्चा रहती तो स्पष्ट कर देते, स्पष्ट किए नहीं। जब रिजल्ट आया उसके बाद फिजिकल का डेट किए, उसमें भी मीडिया का पूछा गया तो अपना सवाल से हटके अपना पोथी पता लाए लेकर चले। न्यूज 18 प्रयास कर रहा है कि आयोग तक आपकी आवाज पहुंचे और जो परेशानी है खासकर उन अभ्यर्थियों की परेशानी दूर हो सके। और शिक्षक भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, इतनी बड़ी संख्या में सभी ने सफलता हासिल की है और अब फिजिकल टेस्ट पास करने वाले हैं, फिजिकल टेस्ट देने वाले हैं, लेकिन एनसीएल और ईडब्ल्यूएस ने परेशान कर दिया। काफी बच्चे परेशान है एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेके, और इसी बीच जब बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बोर्ड द्वारा ये सख्त निर्देश दिया गया और एक नोटिस भी जारी किया गया बोर्ड द्वारा कि हम जब लेंगे जो हमारा डेट है जो मेंशन किया गया है 2022-23 का उसके पास चाहिए, और जो फॉर्म के पहले का होना चाहिए, वहीं अभी भी बोर्ड उस पर अडिग है। सभी देख सकते हैं जोश के साथ, उत्साह के साथ गांधी मैदान में तैयारी करने पहुंची है। क्या लग रहा है, सफलता करीब है? जब ये मुद्दा था एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का, तो वो पहले जिक्र करना चाहिए था कि हाँ उस समय ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर उनको फॉर्म में डालना चाहिए था कि नहीं, जो नंबर होता है सर्टिफिकेट नंबर, वो फॉर्म में आपको मेंशन करना है। तो हम लोग उस टाइम कोई भी फॉर्म आता है तो 20 दिन तक तो वो डेट रहता है। विज्ञापन में कोई चर्चा नहीं की गई? कोई चर्चा नहीं थी उस समय, बस जो फॉर्म भरा रहा था उसमें बस ये डालना था कैटेगरी में कि ईडब्ल्यूएस डालना है। नहीं सर, अगर एनसीएल ईडब्ल्यूएस की समस्या सॉल्व हो जाएगी तो उतना तो नहीं होगा। इसके लिए लग रहा है समस्या सॉल्व होने वाला। देखिए आयोग मान लेगा तो सॉल्व हो ही। बीच में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस ने नया झमेला खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से मानसिक रूप से तमाम जो सफल अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि 2022 और 23 का जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की जो मांग की गई है उस आदेश को वापस लिया जाए, इसके बाद ही फिजिकल लिया जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। आज सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले नमस्ते बिहार कार्यक्रम आयोजन किया गया और कार्यक्रम में 50,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए और बिहार बदलने का सामूहिक संकल्प लिया। इस दौरान विकास वैभव ने कहा कि राजनीति में ईमानदार लोग आते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है। एसोसिएशन जो भी आए हैं जिसका नाम पहले से सूची में है। राष्ट्र निर्माण में यदि ईमानदार लोग, निष्पक्ष लोग, निस्वार्थ लोग राजनीति में आते हैं तो निश्चित ही समाज में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है और समाज जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना चाहता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जब अपने बिहार की भूमि को देखता हूँ तो बड़ा चिंतित हो जाता हूँ, क्योंकि बिहार में यदि कुछ अच्छे लोग, ईमानदार लोग, निस्वार्थ लोग राजनीति में आने का प्रयास भी करेंगे तो जिस परिवर्तन की कल्पना हम लोग करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।